हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई स्ट्रेटजी वीडियो के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। पुराने बहुत सारे वीडियोस में आपने बहुत सारे जबरदस्त जबरदस्त कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग एक नई स्ट्रेटजी के साथ हाजिर हुए हैं कि मुख्य परीक्षा के उत्तर में मानचित्र और आरेख का उपयोग कैसे करें। हाउ टू यूज मैप्स एंड डायग्राम्स इन मेंस एग्जाम आंसर। मतलब यह है कि आप किस तरीके से, कहा जाता है ना कि अगर आजकल हर एक एग्जाम में कोई भी टॉपर, किसी भी टॉपर का अगर आप इंटरव्यू सुन लीजिए तो वो एक बात जरूर कहता है कि आप जो है वो आंसर्स में फ्लो डायग्राम्स बनाएं, ठीक है, डायग्राम्स बनाएं और साथ ही साथ अपनी चीजों को कम से कम में और कम से कम शब्दों में बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डायग्राम्स होते हैं, कौन कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं और कहां कहां पे उनका उपयोग होता है। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। होप कि आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है और आप कोशिश करिए, ठीक है, इस तरीके की चीजें बनाने की कोशिश करिए, लिखने का, आंसर राइटिंग में इसका उपयोग कीजिए और इससे होने वाले फायदे जो होंगे वो आपको दिखेंगे। और साथ ही साथ आप बताइए कि कैसे आपकी आंसर राइटिंग इससे इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि कैसे, तो इसका पहली बात तो महत्व क्या है। मतलब अगर हम फ्लो डायग्राम यूज करते हैं आंसर राइटिंग में या फिर पाई चार्ट बनाते हैं या ये सारी चीजें करते हैं तो इसका फायदा क्या है, ये पहले फायदा हमें समझना चाहिए। तो फायदे को समझने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा फायदा इसका यह है कि ये आपकी उत्तर की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। ये आपकी उत्तर की गुणवत्ता को बहुत बेहतर कर देता है। मतलब आपका जो आंसर है ना वो सामने नजर आएगा, ठीक है, कॉपी जो चेक कर रहा होगा उसको नजर आने लगेगा, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी एक ऐसा आंसर, ठीक है। तो आपकी उत्तर की गुणवत्ता को बहुत ही बेहतरीन कर देगा, ठीक है। आपकी कॉपी 50 कॉपी रखी है तो उसमें नजर आने लगेगी और जब जिस कॉपी पर नजर जाती है, जो कॉपी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है उसको मार्क्स भी बेहतर मिलते हैं। तो यह आपकी उत्तर की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। यह अवधारणा की आपकी समझ दिखाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से डायग्राम स्केच कर पा रहे हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है, एक अवधारणा समझा हुआ है और उसको बहुत बेहतर ढंग से अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो यह आपको दिखाता है कि सर आपने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रखी है, ठीक है। और अगर एक बार आपने जो भी एग्जामिनर होता है, अगर जिसने कॉपी चेक कर रहा होता है, तो अगर उसने के सामने आपका इंप्रेशन बन गया तो फिर याद रखिए कि इंसान ही कॉपी चेक कर रहे होते हैं, फिर आपको उस इंप्रेशन के ऊपर बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये यकीन जानिए। और तीसरी बात ये है, इसका और महत्व क्या है, कम से कम बहुत कुछ समझा दे, कम से कम शब्दों में, ठीक है, कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में बहुत कुछ समझा देते हैं। इससे आपकी मुख्य परीक्षा के दौरान समय की बचत होती है और समय को बचाना ही, मुख्य परीक्षा जब आप देते हैं तो आपके पास टाइम ही कम पड़ जाता है। आपको नॉलेज बहुत होती है लेकिन आप उस नॉलेज को व्यक्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि समय कम हो गया। बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, सर मेरा ये एग्जाम उसमें 4 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से मैं नहीं कर पाया। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय की बचत करते हैं ये आपके डायग्राम्स। यदि परीक्षा के दौरान आपका समय समाप्त हो रहा हो तो कम से कम कुछ अंक प्राप्त करने के लिए आप हमेशा इन पर भरोसा कर सकते हैं। मतलब समय नहीं बचा, बहुत तेजी से, बस कुछ मिनट बचे हुए हैं, आपने तुरंत जो आपकी समझ थी उसको आपने डायग्राम से वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो कम से कम आप एग्जामिनर को दिखा तो पाए कि देखिए मुझे आता है, समय कम बच गया था इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिखित उत्तर में निहित जानकारी का सारांश प्रदान करने के लिए, हाँ मतलब उसका सारांश प्रदान करने के लिए जो आंसर है, आंसर आपने लिखा हुआ है उसमें जो सारांश होता है उसको बताने के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये दिखा देता है कि आपकी समझ बहुत बेहतर है, आप सब कुछ जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा भूगोल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें इसकी जबरदस्त जरूरत होती है। बिना इसके आप कोई भी अगर कोई भी आंसर बेहतर ढंग से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लो डायग्राम इन सबको आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे भूगोल है, अर्थशास्त्र है, पर्यावरण है, विज्ञान और तकनीकी है, इसके लिए तो ये मस्ट है। यानी इसके बिना आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मतलब ये है कि आप सामने वाले एग्जामिनर को बोर कर रहे हैं। बिल्कुल बोर मत करिए, ठीक है। बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखिए आंसर, और आंसर जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना बेहतर होगा, जितना
जितना इंप्रेशन बना पाएगा उसी हिसाब से आपको आंसर को मार्क्स मिलेंगे और आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित होगी। तो मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, इसलिए मेरे ये प्रयास है, इसलिए मैं इस तरीके की स्ट्रेटजी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर कैसे, कौन से ये डायग्राम्स क्या होते हैं, कब कब कहां कहां इनका उपयोग किया जा सकता है, क्या ये दर्शाते हैं, उनको थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं वो सारी चीजें आपको दिखाता हूं। तो जैसे सबसे पहला होता है बार ग्राफ चार्ट। बार ग्राफ चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब अगर बार ग्राफ चार्ट ये इस तरीके से दिखता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बार ग्राफ का उपयोग तब किया जाता है जब आपको विभिन्न समूहों के और चीजों के बीच में तुलना करनी हो। जैसे तुलना करने के लिए आप इसे बना सकते हैं। जैसे सीधी सी बात है कि यहां पर मैंने दिखाया है कि कोई इंडिया है, इंडिया जो है एक्सपोर्ट को हमने ब्लू कलर में दिखा दिया, यहां पर इंपोर्ट को लाल कलर में दिखा दिया। तो यहां पर क्या हो गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 272 मान लीजिए बिलियन डॉलर है और ये इसका इंपोर्ट है 380 बिलियन डॉलर है। मान लीजिए इस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स में दिखा दिया। इसी तरह से यूएसए का देख लिया जाए, इसी तरह से ब्राजील का देख लिया जाए, चाइना का देख लिया जाए। तो इससे जब आप तुलना करते हैं कि आप देखिए चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा है, जबकि और सबका ये तुलनात्मक ढंग से काफी कम है। तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं किसी भी चीज को तुलनात्मक ढंग से दर्शाने में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो अगर इस चार्ट का उपयोग किया जाए, बार ग्राफ चार्ट का उपयोग किया जाए, इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र के जब आंसर लिखते हैं आप उत्तर लेखन करते हैं तो सबसे ज्यादा वहां पर इसका उपयोग होता है। और अगर आप इस तरीके का बार ग्राफ वहां पर प्रेजेंट कर पाते हैं, वहां पर प्रस्तुत कर पाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इसे बार ग्राफ कहते हैं और यह तुलनात्मक चीजों की तुलना करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। इसके अलावा हम दूसरी जो चीज यूज कर सकते हैं वो रेखांकन, लाइन ग्राफ इसे कहते हैं। लाइन ग्राफ में क्या होता है, यह भी इकोनॉमिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें किसी भी चीज को अगर आपको समय के साथ दिखाना है, ठीक है, समय के साथ दिखाना है कि मान लीजिए कि जो 1991 से जो भारत की और दुनिया की जो ग्रोथ रही है, हर सालाना ग्रोथ रही है, सालाना जो वृद्धि दर रही है वो कैसी रही है, तो आप इसको दिखा सकते हैं। ऐसे समय बना दीजिए। ठीक है, समय बना दीजिए, हर साल का लिख दीजिए, ये 2001 है, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 ऐसे लिख दीजिए। और फिर उसके बाद यहां पर इसकी परसेंट दिखा दीजिए। ऊपर की तरफ ये परसेंट लिखा हुआ है, ये प्रतिशत लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप दिखाने लगे कि ये एक बार नीचे गई, ठीक है, ये सिर्फ 2% पर थी, फिर उसके बाद 4% पे पहुंच गई, फिर उसके बाद फिर नीचे आई, फिर से 0% तक पहुंच गई, फिर ऊपर गई। और ऐसे करते हुए ये बार ग्राफ दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत की ग्रोथ और दुनिया की ग्रोथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लाल जो कलर दिखाया है वो इंडिया की ग्रोथ को दिखाया है, ठीक है, ये दुनिया की ग्रोथ को दिखाया है। तो दोनों किस तरीके से तुलनात्मक रूप से कैसे वृद्धि दर रही पूरी दुनिया की और साथ ही साथ भारत की। तो इस तरह से तुलनात्मक ढंग से समय के साथ आप इस ग्रोथ को दिखा सकते हैं। तो ज्यादातर इसका इकोनॉमिक्स में आप यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं रेखांकन या लाइन ग्राफ कहते हैं। फिर तीसरा होता है वित्त चित्र, यानी पाई चार्ट इसे कहा जाता है। पाई चार्ट का उपयोग आप अर्थशास्त्र में भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र में भी कर सकते हैं, निबंध पत्र में, यानी निबंध का जब लेखन कर रहे होते हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट में क्या होता है कि जब आपको करना क्या होता है कि अनुपात में दिखाना होता है चीजों का। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि जो टीवी पर लोग किन किन चीजों को देखना पसंद करते हैं, तो आपने बाद में 100% है, मतलब 100 चीजें हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा 50% लोग इंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग इंफॉर्मेटिव यानी कि जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए, मान लीजिए ये यूट्यूब चैनल होता है, यूट्यूब की मैं बात करूं तो इंटरटेनमेंट जो है यानी कि थोड़ा सा हंसी मजाक और इस तरीके के वीडियोस देखना 50% लोग देखते हैं। ठीक है, 10% लोग जो है इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप जैसे लोग भी हैं, बहुत कम लोग हैं लेकिन हैं, ठीक है, 15% लोग न्यूज देखते हैं, आप लोग जैसे देखते हैं, स्पोर्ट्स जो है 25% देखते हैं। तो इस तरह से दिख गया कि भाई 100 लोग जो हैं वो 100 में से 50 लोग ये काम करते हैं, 10 लोग ये काम करते हैं, ऐसे। तो इस तरीके से आप ये हिस्ट्री में भी दिखा सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें शामिल, 100 चीजें अगर रही हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें कितने प्रतिशत थी।
इस तरीके से देख, हिस्ट्री में भी आप कर सकते हैं, अर्थशास्त्र में भी इसका यूज कर सकते हैं, निबंध पत्र में भी इसका यूज कर सकते हैं। हर जगह पर जहां पर आपको क्या दिखाना होता है, अनुपात में चीजों को दिखाना होता है कि इतने अनुपात में लोगों ने यहां पर यह काम किया, यहां पर यह काम किया, यहां पर यह काम किया। ठीक है, तो यहां पर यह पाई चार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका कहीं पर भी आप बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है डायग्राम। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले चीजों में होता है वो डायग्राम होता है। डायग्राम जो है वो आपके आंसर को मतलब कैसे कहते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव बना देता है। अब इसका उपयोग तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप भूगोल में कर सकते हैं, विज्ञान में कर सकते हैं, अर्थशास्त्र में कर सकते हैं, इतिहास में कर सकते हैं। किसी चीज को कलात्मक ढंग से दिखाने का जो तरीका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्राम या ड्राइंग कहते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है, तो उसमें आपने डायग्राम बना दिया और डायग्राम बनाकर आपने दिखा दिया कि अर्बन हीट लैंड आइलैंड जो है वो क्या है। ठीक है, वो इस तरीके से पूरा दिखा दिया आपने। यहां पे थोड़ा सूरज बना दिया, यहां पे थोड़ा सा ये पूरा आइलैंड टाइप का बना दिया। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर बना दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, सारी चीजें बनाकर थोड़ा अट्रैक्टिव ढंग से चीजों को समझाने की कोशिश करी। तो इसका उपयोग विज्ञान और तकनीकी में, भूगोल में, ठीक है, एनवायरमेंट में, ठीक है, बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है। तो किसी भी चीज को अगर इस तरह से अट्रैक्टिव ढंग से आप बना लेते हैं तो ये आपको दिखा देता है कि आपकी समझ बहुत गहरी है इस टॉपिक पर। ठीक है, तो और लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये एक दिन में नहीं होगा। ये डायग्राम आना, पाई चार्ट बनाना, लाइन ग्राफ आना, ये सब एक दिन में नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ को बेहतर करना पड़ेगा। किसी कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको डायग्रामेटिक अंदाज में बनाकर देख लीजिए कि अच्छा 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 ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए और फाइनली जो है वो बनने लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है, एक दिन में ये सारा काम नहीं होगा। इसके लिए अनवरत लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको डायग्राम में बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा और आता है लोगों का। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, उनमें से एक ये भी है। एक तो डायग्राम बहुत ज्यादा यूज होता है और एक फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा यूज होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, कुछ भी अगर आप समझाना चाहते हैं तो उसमें आप जो है फ्लो चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी में आप देख लीजिए, सिविल सर्विस वैल्यू, यानी कि जो आप सिविल सर्वेंट होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं, तो उन सिविल सेवक का की जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, आपने आराम से बता दिया। उसमें फ्लो डायग्राम से बता दिया कि इंटीग्रिटी होती है, न्यूट्रलिटी होती है, लीडरशिप होती है, ये सारी चीजें आपने बता दी। अब आपने जब ये बता दिया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने आंसर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिविल सेवक होता है उस सिविल सेवक की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर वो सिविल सेवक के बारे में आपसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन मतलब पेपर के अंदर, तो आपने बस अगर ये फ्लो डायग्राम बना दिया, ठीक है, तो फिर आपको उसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं। आप नहीं लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि वो दिखा दिया कि आपको ये सारी चीजें उसकी सारी वैल्यूज जो है वो पता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। इसके अलावा जैसे गुड गवर्नेंस में आपने यूज किया, आप हिस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं, ठीक है, साइंस में यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आप किसी चीज को दर्शाना चाहते हैं, फ्लो डायग्राम बना दीजिए। जैसे यहां पर देखिए गुड गवर्नेंस, ठीक है, और की बात की गई है तो वहां पे सारी चीजें ऐसे बना दी गई, जैसी मर्जी हो, गोला बनाइए, चौकोर बनाइए, ठीक है, इस तरीके से एरो किसके साथ बनाइए, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से फ्लो डायग्राम जब बनाने लगेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है और इसको कहीं पर भी बना सकते हैं। और अगर ये बना दिया तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप आराम से ये पॉइंटर डालकर और आगे बढ़ सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो आंसर होगा वो अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें फ्लो डायग्राम की तरह से यूज की जाती हैं। अब देखिए एक आंसर है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। देखिए ये आंसर आपके सामने आता है, इतना अच्छा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा। लेकिन जो चीजें यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिए। अब मान लीजिए आंसर लिखा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन है, फिर ये आंसर है, आंसर लिखा हुआ है, आंसर में देखिए कैसा आइडियल आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आंसर लिखा हुआ है और इस आंसर में जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको उसने स्टूडेंट ने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, ये एक टॉपर का एक है पेज है, जो उसके आंसर का पेज है, तो उसको मैं दिखा रहा हूं यहां पर। तो उसने क्या किया, जो आंसर लिखा उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद उसने उस चीज को डायग्राम में दिखा दिया। देखिए ये डायग्राम में दिखा दिया, ठीक है, उसने भारत का चित्र तुरंत बनाया और उसके बाद उसको डायग्राम में दिखा दिया, फिर फ्लो डायग्राम बनाया और यहां पर दिखा दिया, फिर उसके बाद यहां पर देखिए फ्लो
डायग्राम बनाया और आंसर को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आप इसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, कहानी लिखकर आप जो भी आपका एग्जामिनर होता है उसको बोर करने लगते हैं। आप उसे बोर मत कीजिए, उसको अट्रैक्ट कर लीजिए। सुनो, आओ, देखो मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूं, ठीक है, और जब वो अट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको नंबर देकर जाएगा। तो यकीन मानिए अगर ये सारी चीजें आप यूज करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फ्लो डायग्राम ये सारे यूज करते हैं तो आपका आंसर निखर कर आ जाएगा। और अगर आंसर अट्रैक्टिव लगेगा तो आपको फिर मार्क्स भी मिलेंगे और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन फिर से वही लास्ट बात कि एक दिन में नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। एक दिन में ये सारी चीजें नहीं होंगी, लगातार कोशिश करिए, लगातार मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। ये सारी स्ट्रेटजी वीडियो इसीलिए लाई जा रही है कि आप चीजें सीखें। ये पहले सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लोगों को हासिल था, लेकिन अब ये आप लोगों के लिए भी हासिल हो, सारी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और साथ ही साथ आपका जो अनुपात है, ठीक है, हिंदी मीडियम का जो अनुपात है सफलता में वो बढ़ जाए, बहुत बेहतर हो जाए। वैसे ये इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन जो अगर मैंने जो इसको इसमें इस चैनल पर हम लोग लेकर आए हैं तो इसको ये बेहतर करने के लिए कि आपके मार्क्स बेहतर हो जाएं, ठीक है। वैसे ये वीडियो कोई भी देखेगा उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो होप कि ये जो स्ट्रेटजी वीडियो है मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर इससे आपको किसी भी तरीके की सहायता मिलती है, अगर मेरे वीडियो से आपको किसी भी तरीके की सहायता मिलती है, अगर आपकी लाइफ में मैं कुछ भी चेंज कर पाता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आप जब कमेंट करते हैं मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो जरूर कमेंट करिए और साथ ही साथ आपका कमेंट हमारे मोटिवेशन है। कमेंट कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट और भी अच्छी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।